लेकिन इस वक्त हमारे साथ एसबीआई के चेयरमैन जुड़े हैं और उनसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त मेरे साथ शो में भारत के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन रजनीश कुमार जी शो में शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर रजनीश कुमार हमें समय देने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे आज के मुतालिक एक इम्पॉर्टेंट व्यू आपसे जानना चाहूंगी। जो सुप्रीम कोर्ट ने आज एजीआर पर अपनी हियरिंग दी, उसमें साफ तौर पे टेलीकॉम कंपनीज को गारंटीज लाने के लिए कहा। मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ, कौन ये मैटर अब आगे 18 जून को वापस सुना जाएगा, बट आपका एक्सपोजर टेलीकॉम ग्रुप पर कितना है, टेलीकॉम कंपनीज पर कितना है, और क्या बैंक इस स्थिति में है कि गारंटीज प्रोवाइड कर पाए? देखिए, जब 18 जून के बाद या उससे पहले कोई भी अगर प्रस्ताव आएगा कंपनीज की तरफ से, और विशेष रूप से एक ही कंपनी का ज़्यादा इशू है, वोडाफोन आइडिया का, तो उस प्रस्ताव पे कमर्शियल टर्म्स पे हम लोग विचार करेंगे और किन कंडीशंस पे गारंटी हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, इसका निर्णय बैंक का बोर्ड करे। ओके, तो जैसे प्रस्ताव आएगा उसके हिसाब से आप आगे उस पर टिप्पणी करेंगे। बट सर, कितना एक्सपोजर है इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर ओवरऑल टेलीकॉम सेक्टर का? जस्ट एक वो नंबर अगर हमारे साथ आप शेयर करें। टेलीकॉम सेक्टर का जो एक्सपोजर है वो हमने अपनी एनुअल रिपोर्ट में डिक्लेयर करा हुआ है, और ज़्यादातर एक्सपोजर टेलीकॉम सेक्टर में नॉन फंडेड एक्सपोजर होता है, जी। और उसको लेके हमारे मन में कोई चिंता का विषय नहीं है। मार्केट का अपना परसेप्शन हो सकता है, लेकिन ओके। हमारा एक्सपोजर नॉन फंडेड है और उसको हम समझते हैं कि पूरी तरह सुरक्षित। ओके सर, अब बात करते हैं आपके जो अभी हाल ही में आपने 1.5 बिलियन डॉलर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग जो आपने अनाउंस की है, उसके चलते अब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कितनी अफेक्ट होगी पोस्ट दिस फंड रेजिंग? देखिए, स्टेट बैंक हमेशा से जब भी इंटरनेशनल मार्केट में कभी भी बोरोइंग करता है तो उसको फाइनेस्ट रेट मिलता है, और ये हमारा एक रनिंग प्रोग्राम है। और ये हर साल जो है प्रोग्राम रिन्यू होता रहता है, और इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि जब भी स्टेट बैंक मार्केट में जाएगा, दो चीज़ों का हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि कॉस्ट ऑफ फंडिंग वो स्टेट बैंक एक इंडियन कंपनीज के लिए बेंचमार्क एस्टेब्लिश करता है, और आज तक कभी भी स्टेट बैंक को कॉम्पिटिटिव प्राइस पे कोई भी मनी रेज करने में कभी कोई दिक्कत इंटरनेशनल मार्केट में नहीं हुई। ओके, फेयर इनफ, दिक्कत नहीं हुई है, ये आपने आपने बताया। बट सर, एक सवाल, एक और अहम सवाल जो सब लोग जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं आपसे, इस वक्त जो आरबीआई की मॉरेटोरियम दी गई है, उसके तहत कितने लोगों ने उसको अवेल किया है आपके बैंक में, और उसकी वजह से जो प्रोविजनिंग देखनी पड़ रही है वो कितनी आप एंटिसिपेट कर रहे हैं? देखिए, जब हमने अपना रिजल्ट्स अनाउंस स्टेट बैंक ने किया था, तो उस समय मैंने कहा था कि 82% लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2 से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट जी। अपने अकाउंट में उन्होंने पैसा जमा कराया है। और जो प्रोविजनिंग है, अब इसका मालूम तो केवल सितंबर में ही होगा। लेकिन बैंक का जो पोर्टफोलियो है, उसका स्ट्रक्चर इस तरह का है कि जिन लोगों की सैलरीज़ पे कोविड की वजह से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया है, बैंक का पूरा पोर्टफोलियो ज़्यादातर अधिकांश परसेंटेज इसी तरह के लोगों के लिए है, जिसमें ओके। कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आते हैं, मोस्टली सेंटर, स्टेट, डिफेंस, टीचर्स। तो उनका कई बार थोड़ा बहुत दिन डिले हो जाती है सैलरी, लेकिन हमेशा आ जाती है, और फिर अकाउंट्स जो है वो ठीक रहते हैं। और उसके बाद एक 30 जून को हम लोग पूरा उसका असेसमेंट करेंगे, और आवश्यकता अनुसार बैंक जून और सितंबर क्वार्टर में जो भी प्रोविजंस की एक असेसमेंट होगा, उसको 2 क्वार्टर्स में हम लोग डिवाइड कर लेंगे, जून और सितंबर में। क्योंकि जून में इस समय जो आरबीआई का मॉरेटोरियम का रिलैक्सेशन है, इसलिए बैंक का फ्रेश स्लिपेजेस बहुत कम होगा, और जो भी प्रोविजनिंग की रिक्वायरमेंट है, या तो जो एजिंग की वजह से होती है, वो बहुत कम है,
इसलिए ये पूरा प्रयास रहेगा कि हम लोग एक उसका सही असेसमेंट करें और जो भी प्रोविजंस हैं वो जून में और सितंबर 2 क्वार्टर में ही हम लोग कर देंगे और इस बारे में भी हमें कोई बहुत बड़ी कोई प्रोविजन को लेके हमें कोई चिंता नहीं है और हम लोग आश्वस्त हैं कि हम लोग अपनी एसेट क्वालिटी मेंटेन कर पाएंगे ओके और जो ओके प्रोविजन करने की रिक्वायरमेंट है वो हमारी अर्निंग सफिशिएंट। ओके, तो आप कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा चिंता का आपके लिए विषय नहीं है, आप क्वालिटी मेंटेन कर पाएँगे, ये आप उम्मीद कर रहे हैं। बट सर एक सवाल जो सब जानना चाह रहे हैं और जिसकी वजह से थोड़ा-सा डर बना हुआ है, कंसर्न बना हुआ है पूरे बैंकिंग सेक्टर पर, वो ये है कि इसकी सुनवाई भी ऑफ कोर्स होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर पूरी तरह आपको वेव ऑफ इंटरेस्ट करना पड़ा एंटायरली जो जिसके लिए बात चल रही है, वो कितना इम्पैक्ट आपके बैंक पर होगा उसका? नहीं, अभी हमने कोई कैलकुलेशन नहीं किया है और जो भी बैंक को अगर कोई सबमिशन करना होगा, तो वो हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने करेंगे और जजमेंट आने का इंतज़ार करेंगे। ठीक है सर, फेयर इनफ पॉइंट टेकन। आपके नंबर्स में अगर हम देख रहे थे इस बार जो प्रॉफिट आया है वो लार्जली वन टाइम गेन की वजह से जो एसबीआई कार्ड्स में आपको वन टाइम गेन 2731 करोड़ का मिला है। ऑपरेशनली आप इसको कैसे पुट करेंगे और आगे जो इम्पोर्टेंटली क्रेडिट ग्रोथ अभी सबड्यूड डिमांड है। मैंने ये भी सुना है आपने कहा है कि हमारे पास पैसा है बट कोई पैसे लेने आ नहीं रहा है। ये कितनी सही बात है सर और कैसे आप डिमांड को प्रोपेल करते हुए देखेंगे या पिकअप कब तक आपको लगता है क्रेडिट ग्रोथ यहाँ बढ़ेगी? देखिए, जहाँ तक बैंक की परफॉर्मेंस है, उसका मूल्यांकन और उसका असेसमेंट इस बात से होना चाहिए कि एक्सेप्शनल आइटम्स को निकाल दें और जो प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, उसकी बैंक की क्या ग्रोथ है और बैंक इस समय सीएजीआर 10% है। प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्सेप्शनल आइटम्स एक्सक्लूडेड और वो इस बात को दर्शाता है कि भारतीय स्टेट बैंक में ये क्षमता है कि वो अपना प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा सके। जहाँ तक वन टाइम आइटम्स का सवाल है, वो दोनों साइड पे आते रहते हैं, इनकम साइड पे भी आते रहते हैं, एक्सपेंस साइड पे भी आते रहते हैं। अब अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो और कॉर्पोरेट टैक्स में रेट कट हुआ, लेकिन इस बार क्योंकि हम नए टैक्स रेट पे गए और डीटीए हमने पूरा अपना जीरोइज कर दिया लोन लॉस प्रोविजन पे, उसकी वजह से 300 करोड़ रुपए हमने एक्स्ट्रा टैक्स दिया है। तो अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर रहे हैं तो ये भी एक एक्सेप्शनल आइटम है। तो जब बैंक की बैलेंस शीट या परफॉर्मेंस का एनालिसिस होता है तो एक्सेप्शनल आइटम फिर दोनों तरफ से देख के और तभी आप उसमें अंदाजा लगा सकते हैं और इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है कि जब भी बैंक की परफॉर्मेंस का एनालिसिस किया जाए उसमें जो प्री प्रोविजंस ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उस फ्रंट पे कैसी परफॉर्मेंस है वो एक अच्छा इंडिकेटर हो। फेयर इनफ सर। तो आगे क्रेडिट ग्रोथ पर क्या व्यू लग रहा है सर? कैसे डिमांड बढ़ेगी? कैसे देख रहे हैं सिचुएशन? बिकॉज़ आपने ही ये बात कही है कि यू हैव मनी बट नो टेकर्स। उसको कैसे रिज़ॉल्व करेंगे? नहीं, इस समय पूरे बैंकिंग सिस्टम में एक्सेस लिक्विडिटी है। डिपॉजिट्स की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हुई है और स्टेट बैंक में और ज़्यादा हुई है और हमारा मार्केट शेयर बढ़ा है। तो वाई ग्रोथ है हमारी लगभग 16% चल रही है। इतना ग्रोथ हम लोगों का पिछले कई सालों में डिपॉजिट्स में नहीं था। तो वो एक्सेस लिक्विडिटी हमें आरबीआई के पास हम लोगों ने पार्क करा हुआ है। अभी जो उसका डिप्लॉयमेंट है, उसको हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं कि किस तरह से क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ाया जाए। बॉन्ड्स में काफ़ी इन्वेस्टमेंट बैंक ने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में किया है। टीएलटीआरओ में हमें 32,000 करोड़ रुपए मिला था एलटीआरओ में, वो 32,000 करोड़ रुपए बैंक ने जो है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स खरीदने में किया है। तो इस तरह से जो भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो बैंक एक्टिवली परस्यू कर रहा है, लेकिन ये फैक्ट है कि जो जैसे हाउसिंग लोन में बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही थी, उस ग्रोथ को रिवाइव होने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा स्लो डाउन होगा। लेकिन करेक्ट। और भी ऐसे प्रोडक्ट्स बैंक ला रहा है जो कि प्री सेगमेंट के लिए काफ़ी प्री अप्रूव पर्सनल लोन जो है इस तरह के प्रोडक्ट बैंक ने अभी लॉन्च किया है जो कि काफ़ी उसको ट्रैक्शन मिल रहा है और मुझे पूरी आशा है कि जैसे जैसे ये इकोनॉमिक एक्टिविटी और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल फंड्स की डिमांड कॉर्पोरेट सेक्टर से आएगी और तब हम लोग जो है अपना पोर्टफोलियो को ग्रो कर सकते हैं। टर्म लोन में जो हमने एनालिसिस किया है इस साल वाईटीडी हमेशा
हमने देखा है कि थोड़ा नेगेटिव ग्रोथ होती है, पर इस बार नेगेटिव ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं है। वर्किंग कैपिटल अभी यूटिलाइज़ेशन नहीं है, तो अगर वर्किंग कैपिटलाइज़ेशन यूटिलाइज़ेशन बढ़ता है, तो बैंक का जो एक क्रेडिट ग्रोथ का लक्ष्य है, वो अगर पूरा भी नहीं होगा, लेकिन जो पिछले साल की परफ़ॉर्मेंस है, मुझे आशा है कि उससे ज़्यादा हम लोग बेहतर कर पाएँगे। ओके, फेयर इनफ सर। तो ये आपने डिटेल में समझाया कैसे क्रेडिट ग्रोथ पैन आउट हो रही है। बट सर मैं आपके नंबर्स देख रही थी, हमने देखा कि एग्री लोन्स आप लगातार बढ़ा रहे हैं देना, और वहाँ स्लिपेजेस भी हमने देखी इस बार बढ़ी हैं। आपको लगता है कि एग्री पोर्टफोलियो थोड़ा सुधर सकता है आगे आने वाले टाइम में? मॉनसून अगर अच्छा पिकअप हुआ, रूरल इकोनॉमी थोड़ी बेहतर परफॉर्म कर रही है देन अर्बन, तो एग्री लोन पोर्टफोलियो पर क्या आउटलुक है? देखिए, एग्री लोन्स में एक तो जो हमारा मिक्स है, उसमें एग्री गोल्ड लोन और एसेट बैक्ड एग्री लोन, उनका परसेंटेज और अनुपात बढ़ रहा है। केसीसी में भी अच्छी प्रगति है, और इस बार अगर देखें तो सबसे ज़्यादा अच्छा जो है एग्रीकल्चर सेक्टर ये भी कर रहा है कोविड के सिनेरियो में। फसल भी अच्छी हुई है, और खरीफ की जो सोइंग है, खरीफ क्रॉप्स की, वो भी अच्छी है। तो इसलिए हमें ये जो हमारा पोर्टफोलियो है, उसमें इस बार परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर रहेगी, और एसेट क्वालिटी में लास्ट ईयर काफ़ी एनपीए एग्रीकल्चर में हुआ, ये एक फैक्ट है। लेकिन दूसरा फैक्ट ये है कि इस साल जो एग्रीकल्चर में एनपीए है, वो पिछले वर्ष की तुलना में कम रहेगा। ओके, फेयर इनफ। तो ये आउटलुक वहाँ। बट सर एक सवाल एनसीएलटी को लेकर और रिकवरीज को लेकर है। हमने देखा था आप बड़ी अच्छी प्रोग्रेस कर रहे थे जहाँ तक रिकवरीज की बात है। अभी कोविड की वजह से वहाँ थोड़ी सी दिक्कतें हम देख रहे हैं आते हुए। अभी टोटल एक्सपोजर एनसीएलटी में कितना है और कितनी रिकवरीज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन दीज सर्कमस्टेंसेस? ये एनसीएलटी में तो काफ़ी केसेस है, लेकिन हम लोग जो मॉनिटरिंग करते हैं कि कौन से ऐसे बड़े अकाउंट्स हैं जिनमें रिकवरी संभव है। तो उसमें डेफ़िनेटली कोविड की वजह से थोड़ा समय जो है ज़्यादा लग गया है। अब जो रिकवरी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, मान लीजिए मार्च क्वार्टर में नहीं हुई तो जून में हो जाएगी। अब हमें लगता है जून में नहीं होगी, सितंबर में हो जाएगी। तो थोड़ा टाइम का फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जहाँ पे भी एनसीएलटी में रेज़ोल्यूशंस पास हो चुके हैं, उनकी रिकवरी जो है 1 क्वार्टर का डिले हो सकता है। और मुझे ये भी एक हम लोगों का अनुमान है कि क्योंकि अभी नए केसेस जो है एनसीएलटी को रेफर होने में थोड़ा कमी आएगी, लेकिन एग्जिस्टिंग केसेस का डिस्पोजल, और ऐसे कई केसेस हैं जो कि बिल्कुल एनसीएलटी को केवल रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव करना है, और पिछले 3 से 6 महीने में वो रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं हो पाए। तो हमारा फोकस केवल उन केसेस पे अभी है कि उनके रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो, और अगर सारे रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो जाते हैं, तो अच्छी रिकवरी जो है अगले क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर में संभव है। और सितंबर क्वार्टर में ही बैंकों को क्योंकि एनपीए रिलेटेड थोड़ा प्रोविजनिंग बड़े। एलिवेटेड होगा, तो मुझे जी। लगता है कि दोनों चीज़ें अगर मैच हो जाएँगी तो सभी बैंकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ओके, ओके। विजिबिलिटी है कुछ श्योर। अकाउंट्स की, जो कि सितंबर में रिज़ॉल्व हो सकती बिल्कुल सर, तो ये सितंबर इम्पोर्टेंट रहेगा देखने के लिए, क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं कि एक तो एनपीए एलिवेटेड रहेंगे और अगर रिकवरीज वहाँ अच्छी हो जाती है तो वो बैलेंस आउट कर सकता है। सर आखिरी 2 सवाल, एक क्विक सवाल। एक तो बैड बैंक पे जो प्रपोज़ल था, उस पर क्या अपडेट है? लास्ट टाइम मैंने बात की थी, आपने कहा था कि उस पर काम चल रहा है और वो आरबीआई के पास डिस्कशन के लिए जाएगा। अब क्या उस पे अपडेट है सर? क्या उसमें मूवमेंट आगे हुआ है? उम्मीद की जा सकती है उस पर कुछ आगे अपडेट्स? देखिए, इसमें आईबीए ने अपने विचार सारे बैंकों को कंसल्ट करके गवर्नमेंट और आरबीआई को अपने विचार दे दिए थे। अब उसके बाद हमें इस बारे में आज तक अभी तक कोई और फर्दर उसके बारे में कोई क्वेरी या क्वेश्चंस आईबीए को नहीं मिले हैं, और मीडिया में ज़रूर कभी-कभी कुछ खबरें आती रहती हैं, और मुझे लगता है कि अभी इस पे कोई निर्णय नहीं हुआ है, और इस बारे में कोई भी कमेंट या कोई भी विचार ओके। ना आरबीआई की तरफ से आया है आईबीए के पास, ना गवर्नमेंट की तरफ से आया है। ओके, तो अभी आगे कोई ऐसा खास अपडेट वहाँ नहीं है। और मेरा आखिरी सवाल सर, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं, जो बैंक्स मैसिव कट कर रहे हैं डिपॉजिट रेट्स में, वो एक बड़ा डिसइंसेंटिवाइज कर रहा है डिपॉजिटर्स को। इट इज एज लो एज बिलो 3%।
सर, तो आप क्या कहेंगे लोगों को कैसे ये देखा जाए, क्योंकि अभी तक कम से कम एफडीज में, डिपॉजिट्स में उनको पैसे एक अच्छा रिटर्न मिल रहा था, बट अब वो लगातार गिरते जा रहे हैं। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे मार्गदर्शन? देखिए, इस समय जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, वो कम होते चले जा रहे हैं और इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे या ज़्यादा होंगे या किस दिशा में जाएँगे, इसके संकेत रिज़र्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू बैंकों को मिलते हैं और उसी हिसाब से हम लोग जो है इंटरेस्ट रेट्स का एडजस्टमेंट करते हैं और उसमें दोनों साइड पे, और ये मैंने हमेशा कहा है कि जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो वो बोरोवर्स के लिए फ़ायदा होता है, डिपॉजिटर्स को नुकसान होता है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बोरोवर्स को नुकसान होगा, डिपॉजिटर्स को फ़ायदा होगा। लेकिन जो भी मॉनेटरी पॉलिसी से संकेत मिलता है बैंकों को उसी हिसाब से जी। अपने इंटरेस्ट रेट्स को एडजस्ट करना पड़ता है, लेंडिंग के लिए भी और डिपॉजिटर्स के लिए भी। और अभी भी ये कहा जा रहा है कि रियल इंटरेस्ट रेट हुँ। वो ज़्यादा है। तो इसमें अब देखिए, जो डिपॉजिटर है उसमें रियल इंटरेस्ट रेट का कोई कॉन्सेप्ट आमतौर पे कोई ध्यान देता नहीं है। कोई अगर मैं किसी डिपॉजिटर को ये बोलूँ कि भाई महंगाई बहुत कम हो गई है इसलिए आपका इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, तो जो लोग अपनी इनकम डिपॉजिट से लेते हैं, तो जी, उनको जी, जी। ये बात किसी को समझ में नहीं आएगी। ये फैक्ट है। बिल्कुल। ये मेरे लिए भी एप्लीकेबल है, आपके लिए भी एप्लीकेबल है, सबके लिए एप्लीकेबल है। क्योंकि बहुत बड़ा एक वर्ग ऐसा है इंडिया में जो कि डिपॉजिट्स रख के और उसकी इनकम पे निर्भर करता है। तो उन ओके। लोगों को ये मतलब तकलीफ तो ज़रूर आती है जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं, लेकिन अब जी। इसका कोई बैंक के पास भी कोई ऐसा उपाय नहीं कोई है। फिर ओके। भी हमने ये प्रयास किया है कि लॉन्ग टर्म जो इंटरेस्ट रेट है 5 साल से ज़्यादा डिपॉजिट के, और सीनियर सिटीजन्स के लिए हमने एक स्पेशल योजना ओके। निकाली थी वी केयर के नाम से, और उसको बाद ओके। में फिर बाकी सारे बैंकों ने कॉपी भी किया। तो जो जी। हमारा डिपॉजिटर का फ्रेंचाइज़ है, उसका हम ध्यान ज़रूर रखते हैं, पर जो एक मार्केट कंडीशन की मजबूरी है, उसमें बहुत मजबूरी। ज़्यादा हम कुछ नहीं कर पाते। ऑलराइट। ओके, बहुत-बहुत शुक्रिया रजनीश कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें समय देने के लिए और बताने के लिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो नंबर्स थे वो उन पे आपकी क्या व्यू है और आगे आउटलुक खास करके बैंकिंग सेक्टर पर आपने जो दिया उसके लिए बहुत शुक्रिया। मृत्युंजय, आपके पास वापस मैं टॉस करती हूँ। ये खास बातचीत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हमारी यहीं पर खत्म।